Hello everyone, let's start the new chapter named ग्रेविटेशन। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये चैप्टर आपके क्लास 11th में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11th फिज़िक्स में ये चैप्टर आएगा ही आएगा और मतलब पूरी 9th ही आपकी वापस रिपीट होगी, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In chapter 8 and 9, we have learned about the motion of the object and force as the cause of motion. We have learned that the force is needed to change the speed of the direction of a motion of an object. We always observe that an object is dropped from a height falls towards the earth. We know that all the planets go around the sun, the moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the object, the planet, एंड दी मून। तो क्या हमने आप सब ने ये सब तो क्वेश्चन आपके मन में कभी ना कभी अराइज ही हुए होंगे कि जैसे ही हम कभी कुछ ऊपर फेंकते हैं तो वो क्यों नीचे ही आती है वापस। ठीक है, वाई कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, ये सब क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो इन सब क्वेश्चंस के आज आपको आंसर मिलेंगे इस चैप्टर में, तो ध्यान से समझिएगा। The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the object, the planet, and the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these, and this is the force is called gravitational force. ठीक है, तो आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने ही बताया था कि ये जितने भी केसेस हो रहे हैं, ऊपर जा रही है बॉल, नीचे आ रही है बॉल, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये सब केसेस में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। In this chapter, we shall learn about the gravitation and the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of the object under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of the body varies from place to place. तो हम देखेंगे कि बॉडी का जो वेट होता है वो हर जगह वेरी करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन, वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ, एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड रीचेज एट अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The apple fall made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract the apple, can it not attract the moon? Is the force is same in both cases? तो ये आपको सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हम जब भी कुछ ऊपर फेंकते तो वो क्यों ही नीचे ही आती है। ठीक है, वो चीज़ क्यों नीचे आती है। तो एक दिन न्यूटन थे जो साइंटिस्ट, वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, उनके सर के ऊपर एप्पल गिरा और उन्होंने उस एप्पल से ही ऑब्ज़र्व किया और सोचने लगे कि जैसे एप्पल नीचे आया है वैसे ही क्या मून भी अट्रैक्ट करती है, अर्थ भी क्या अट्रैक्ट करता है मून को, जैसे अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया है। तो इज़ द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, तो क्या सेम है फोर्स दोनों जगह। ही conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. ठीक है, तो उन्होंने ये पाया कि जो फोर्स है वो दोनों क्या है, सेम ही है, और उन्होंने आर्ग्यूड किया कि दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट ऑफ द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द स्ट्रेट लाइन, सो इट इज़ मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, एक अट्रैक्शन दिखाता है मून के साथ, तभी वो क्या होता है, एक स्ट्रेट ऑर्बिट में घूमता है, मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, अगर कोई अट्रैक्शन नहीं होती तो क्या होता, वो स्ट्रेट जाता, मून एकदम स्ट्रेट जाता। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हमारा मून किसे घूमता है, सन के अराउंड एक अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में घूमता है, और ये किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11.
हमारी एक्टिविटी 10.1 दी है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड ऑफ अ थ्रेड एंड रील इट अराउंड द शोन एज शोन, नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, रिलीज द थ्रेड, अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। तो हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन जो ये जो हमें डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये ऐसे हमें एक पत्थर बांधना है और उसे ऐसे गोल 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 घुमाना है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप में। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। तो जब तक स्टोन के अगर हम छोड़े ना, तब तक क्या होगा कि ये हर एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ दिखेगा, ठीक है, और वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ में ही घूमता रहेगा। अब क्या करना है उसके बाद देखते हैं। दी चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ये टर्म तो आपको पता ही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो चेंज इन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में हमेशा चेंज हो रहा है उसकी, यहाँ है फिर यहाँ है यहाँ है, ठीक है, ये उसका क्या हो रहा है, एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह आ रहा है, और जिसके कारण से उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, हर जगह अलग होगी, ठीक है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल मतलब सर्कल के एक पॉइंट से पास होने वाला, ठीक है, तो आपने उसमें पढ़ा होगा मैथ्स में, ठीक है। तो वो टेंजेंशियल होती है, इसलिए क्या होती है, उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होती है, और जिसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी और एक्सेलरेशन भी होगा। द फोर्स दैट causes दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग along द सर्कुलर पाथ एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो फोर्स है द फोर्स दैट cause एक्सेलरेशन, द फोर्स the force this causes acceleration and keeps the body along the circular path is acting towards the सेंटर। तो जो फोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है घुमाने में, उसको घुमाने में जो फोर्स हमें रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, वो क्या होगा, सेंटर के टुवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। सारा वो, जैसे सर्कल का जो सेंटर होता है वो कैसा होता है, जैसे हमारा सर्कल है और उसमें जो सेंटर होगा हमारा, सेंटर पे ही क्या होगा, सारे फोर्स एक्ट करेंगे ऐसे, और जिसके कारण से वो क्या होगा, घूमता ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दी फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, मीन्स सेंटर सीकिंग फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेंट्रीपिटल आपको 11th में पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलेगा इसके ऊपर, तो अभी से ही आप विशेष ध्यान रखिए इसको, ठीक है। जो फोर्स एक्ट हो रहा है सेंटर के टुवर्ड, उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये फोर्स नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा, स्टोन एकदम सीधा जाएगा। वैसे ही अगर ये फोर्स नहीं होगा तो मून भी नहीं घूम पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, जो सर्कुलर चीज़ हो रही है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्कुलर पाथ से। जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि टेंजेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है हमें, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो जो वन पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे एक ये वन पॉइंट पे ही मीट कर रहा है ना, बी वाला पोर्शन, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। ये ए सी को कहते हैं, सॉरी यहाँ लिखते हो, ए सी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ए बी सी इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी से वो क्या है, ए बी सी एक टेंजेंट है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो मोशन होता है मून का भी अराउंड द अर्थ, वो भी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय the centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would be pursue a uniform straight line motion. अगर ये ऐसा नहीं होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, तो मून क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। It is seen that falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? It's so. If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? According to the third law of motion, an apple attracts the earth, but according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of object. The mass of an apple is negligible small as compared to the earth. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है ना, वैसे ही क्या जो हमारी एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो करेगा क्या वो अट्रैक्ट,
तो अभी हमने क्या पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द अर्थ एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब उसको अगर हम अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि एप्पल को भी अट्रैक्ट करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द मास, है ना। फोर्स इज इक्वल टू हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे ना ये दोनों, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि मास ऑफ एन एप्पल इज निग्लिजिबल, तो मास ऑफ एप्पल जो है वो क्या होगा, एक निग्लिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसके ऊपर कुछ भी गिरा तो वो ऐसा नहीं होगा कि जो स्टोन है वो, अगर स्टोन गिरा रहा है सपोज, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टोन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी छोटे ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सारे निग्लिजिबल है। हम भी क्या एक निग्लिजिबल ही मास है अर्थ के ऊपर, ठीक है। So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move toward the अर्थ और मून, सॉरी। तो अर्थ, जैसे अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा, वैसे ही हम ये भी समझ सकते हैं अब कि जो अर्थ है वो क्यों मून के अराउंड नहीं घूमती है, क्यों मून ही अराउंड घूमता है। इन एनी सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। बाय आर्ग्यूइंग same way we can say that there exists a force between the sun and the planet. From the above facts, Newton conclude that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. This forces of attraction between the object is called gravitational force. तो gravitational force जो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वही है सेम चीज़ कि जैसे सारी जो भी चीज़ यूनिवर्स में है ना वो सभी एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। पर अगर हम, जैसे हमने देखा कि मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसको इतना हम अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर अर्थ हमें क्या है, एकदम अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। जो भी हम करते हैं वो सब अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के कारण ही होता है, ठीक है। जैसे कि मून पे हमें पता है ग्रेविटेशन नहीं है वहाँ पे, तो सब क्या करते हैं, उड़ते ही रहता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वैसे ही अर्थ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटेशन है, इसीलिए हम लोग चल फिर सकते हैं। हमें मतलब ज़मीन से जोड़ के रखा है, ठीक है, किसने, ग्रेविटेशन ने। और सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स में, और इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वो क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी मास है, सपोज एक मास ये है हमारा, एक मास ये है, इनके बीच का ये पहले हम फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच का फोर्स वो किसके इक्वल होगा, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। अगर सपोज एक बड़ा एम है एक छोटा एम है, ये अगर ए ले लें, एक को ए ले लें और एक को बी ले लें, ये हमारा ए बी है, और उसके बाद जो इसका डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इक्वल होगा ग्रेविटेशन फोर्स हमारा, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, सिर्फ फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम फोर्स की बात पढ़ेंगे। द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या होगा, वो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को जॉइन करने वाला द फोर्स जो होगा वो किस इज अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग, जो लाइन जॉइन हो रही है उसके सेंटर, मतलब दोनों के सेंटर से जो ये लाइन जॉइन हो रही है इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे, और ठीक है इसके बीच का ही डिस्टेंस लेंगे सबसे पहले। तो हम let the two object A and B of masses m and small m and a distance lies
distance d from each other as shown in the figure 10.2. Let the force of attraction between the two objects be F. According to the universal law of gravitation, the force between the two objects is directly proportional to the product of their masses, that is F is directly proportional to m cross m, and the force between the two objects is inversely proportional to the distance between them, that is F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. तो इसमें हमें क्या बताया कि दो मासेस ले लिए हमने ए और बी, जिसका एक का मास है बड़ा एम और एक का है स्मॉल एम, और उनका डिस्टेंस क्या है डी है. तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम और डी स्क्वायर. ठीक है. अब हमें पता है, ये आप लोगों ने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा, कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या लेना होता है, कांस्टेंट लेना होता है. ठीक है. तो हम जब इक्वल लेंगे इसमें, तो जो हमारा कांस्टेंट आएगा, अगर सपोज मैं एक पहले प्रोपोर्शनल लेती हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है एम एम डी स्क्वायर, तो अब जब मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो मुझे क्या मिलेगा, एफ इज़ इक्वल टू आ जाएगा, और जो कांस्टेंट आएगा वो क्या लेंगे हम, जी एम एम डी स्क्वायर. और ये जो जी है यही हमारा क्या है, ग्रेविटेशन. ठीक है. तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है, इसे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और जहाँ यहाँ भी ये सिखाया है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा जी. ठीक है. वेयर जी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. और जी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. बाय मल्टीप्लाइंग क्रिस क्रॉस वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, एफ इंटू डी स्क्वायर और जी एम एम. ठीक है. अगर इसको हम डी को हम यहाँ भेज दें तो. ठीक है. अब ये आइजैक न्यूटन की थियोरी है. अब पहले ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, फिर वो पढ़ेंगे. एफ इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा, जो हमारा जी होगा, अब अगर मैं इसको एफ डी स्क्वायर जी एम ले लिया, तो अब जब मैं जी को यहाँ ही रखूँ और एफ डी स्क्वायर एम ऐसे लिख दूँ तो हमें जी की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. तो द एसआई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग द यूनिट्स डिस्टेंस मास. और जी की यूनिट हम कैसे लेंगे, हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, न्यूटन होती है उसकी एसआई यूनिट. डी स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर उसके बाद मास इंटू मास, तो के जी स्क्वायर. तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर. ठीक है. द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश. तो इन्होंने क्या की थी, वैल्यू ऑफ जी फाइंड की थी बाय यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस. दी एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज़, तो जी हर जगह कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. We know that there exists a force of attraction between two objects. Compute the value of these force between you and your friend sitting closely by. Conclude how do you not experience this force. ठीक है. तो आपको बताना है, अगर आपका फ्रेंड आपके बाजू में बैठा है तो आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, पर वो आपको महसूस नहीं होता है, वो क्यों हो रहा है ये बताना है आपको. ठीक है. तो the law is universal in the sense that it is applicable to all the bodies, whether the body are big small, whether they are celestial or terrestrial. तो ये यूनिवर्सल लॉ क्या है, हर जगह एप्लीकेबल है, बड़ी हो, बिग हो बॉडी, स्मॉल हो, दे आर celestial and terrestrial bodies. ठीक है. Inverse square, saying that f is inversely proportional to the square of d, means for example that d gets bigger by factor of 6, f इज़ 1/36 टाइम्स दी स्मॉलर. तो डी स्क्वायर का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के. तो मतलब अगर आपका डी एफ़ की वैल्यू क्या होगी, अगर डी की वैल्यू अगर 6 हो गई तो हमारी एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/36 टाइम हो जाएगी. ठीक है. तो अब हम फ्री फॉल और इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन,
ये चलो इम्पोर्टेंस ऑफ पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव्ड टू बी अनकनेक्टेड। द फोर्स दैट बाइंड द अर्थ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या क्या एप्लीकेशन है, तो इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे पहले तो वो बाइंड करके रखती है, ठीक है, बाइंड हमें अर्थ से जोड़ कर रखती है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है। फिर द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन हो रहा है प्लैनेट का सन के अराउंड, ये भी सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण ही पॉसिबल है। ऑफ द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और टाइड्स भी मून ड्यू टू द मून एंड दी सन, जो टाइड्स आती है हमारी, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, मून और सन के कारण ही होता है। ये आपको ये वाला पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आपका ये पहले तो आप सबसे पहले ये कमेंट में आप डाउट डाल दीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है, या तो आप इसको सीखिए, नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि आपको आ गया कि नहीं आया, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।